नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब सॉइल साइंस का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ये जो पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद उसके आंसर बताऊँगा और उसको एक्सप्लेन करूँगा कि इसको याद कैसे किया जा सकता है आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इस 20 में से कितना स्कोर करते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन इंडिया। मतलब कि जो भारत में नाइट्रोजन वाले जो उर्वरक हैं, नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइजर हैं, उसमें यूरिया का कितना योगदान है। जैसे यूरिया भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, तो इसका कितना योगदान है भारत में। तो इसका आपका राइट आंसर क्या है, 81%। कितना होता है, 81% यूरिया। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जितने होते हैं उसमें 81% भाग यूरिया का है। अगला है नाइट्रोजन रेटिंग इन सॉइल। मतलब कि सॉइल में नाइट्रोजन कितने किलोग्राम रहेगा और उसको हम किस भाग में किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा के आधार पर हम नाइट्रोजन को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखो, अगर 280 किलोग्राम पर हेक्टेयर से कम है, अगर किसी खेत में 280 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर है तो उसको हम कहेंगे कि लो है। 280 से अगर कम रहेगा तो हम कहेंगे लो है, और अगर 280 से 560 किलोग्राम पर हेक्टेयर रहेगा तो हम कहेंगे कि मीडियम में है, यानी कि ठीक ठाक है नाइट्रोजन की मात्रा। अगर 560 किलोग्राम पर हेक्टेयर है तो हम कहेंगे कि हाई लेवल नाइट्रोजन इसमें मिट्टी में उपस्थित है। तो भारत की जो अधिकतर मिट्टी है वहां पे नाइट्रोजन की मात्रा 280 से कम है, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा लो है, इसीलिए हमको नाइट्रोजन देना पड़ता है मिट्टी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसको हम पीएसबी बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, पीएसबी। कभी कभी पूछ लेता है पीएसबी का फुल फॉर्म, तो आप याद रखिएगा फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो जो ये पीएसबी है, बैसिलस मेगाथेरियम, इसका साइंटिफिक नेम है क्या, बैसिलस मेगाथेरियम वाज फर्स्ट यूज्ड इन, ये सबसे पहले कहाँ यूज किया गया था। तो आपका ये सबसे पहले यूज किया गया था रसिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट हाई ग्रेड पोटास प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का जो पोटास उत्पादन होता है वो कहाँ होता है। तो आपका राइट आंसर है कनाडा। ये सबसे ज्यादा कनाडा में सबसे अच्छी क्वालिटी का पोटास कनाडा में उत्पन्न होता है, और पोटास ही एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो भारत में नहीं पाया जाता। पोटास को भारत 100% इंपोर्ट ही करता है। अब अगला क्वेश्चन है पोटेशियम प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द, मतलब कि पौधे में पोटेशियम का क्या इंपॉर्टेंस होता है, पौधे में पोटेशियम क्यों आवश्यक होता है। देखो ऑप्शन क्या क्या है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा को ओपन करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए। मेंटेनिंग एडिक्वेट टर्गर, जो स्टोमेटा के किनारे किनारे जो गार्ड सेल होती है, जैसे मान लो ये स्टोमेटा है, ये सॉरी एक मिनट बता रहे हैं, ऐसे बनता है, ऐसे एक सेल ऐसे होती है और एक सेल ऐसे होती है, और ये बीच में ये होता है, ये मतलब ये होता है क्या, रंध्र होते हैं। तो इसकी टर्जिटी के यानी कि फूलने और पिचकने को ये नियंत्रित करता है। और फिर अगला क्या है, इम्पोर्ट डिजीज रेजिस्टेंट, यानी कि डिजीज के प्रति प्रतिरोधी क्षमता लाता है, यानी कि डिजीज होने से रोकता है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेटेज, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जिसका काम लगता है उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और अगर कोई नहीं सही है तो नन ऑफ दीज ऑप्शन, ऑल ऑफ, अगर जो चारों सही है तो ऑल ऑफ दीज लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर ई, यानी कि ऑल ऑफ दीज। पोटेशियम इन सब में लगता है, लेकिन भारत में गड़बड़ी क्या है कि ज़्यादातर जो किसान हैं ये डाई तो डालते हैं जिससे हमें फास्फोरस मिलता है,
और नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन पोटास पे ध्यान कम देते हैं। पोटास पे किसान ध्यान कम देते हैं, जबकि इसको भी ध्यान देना चाहिए। अब देखो, फ्रूट क्रैकिंग इज मेनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट। ये बहुत आम सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। फ्रूट क्रैकिंग किसकी वजह से होती है? तो आपका राइट आंसर है बोरान। बोरान की डिफिशियंसी की वजह से होता है फ्रूट क्रैकिंग। अगला है ब्लॉसम इंड रॉट, जिसको हम BER कहते हैं, टमाटो में लगता है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है। ये किसकी डिफिशियंसी से होता है? BER नामक, यानी कि बॉटम इंड रॉट नामक जो टमाटर में एक डिसऑर्डर होता है, वो किसकी कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से ये डिसऑर्डर होता है। क्रिटिकल लिमिट ऑफ अवेलेबल सल्फर इन सॉइल। सॉइल में क्रिटिकल लिमिट ऑफ सल्फर कितनी होनी चाहिए? मतलब इससे नीचे सल्फर अगर खेत में है तो यानी कि सल्फर आपके खेत में कम है, कम से कम इतना सल्फर तो होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर जो है वो 10 ppm, कम से कम 10 ppm होनी ही चाहिए सल्फर खेत में। और ppm का फुल फॉर्म जानते हो? पार्ट पर मिलियन, यानी कि कितने पार्टिकल, एक अगर 10 लाख पार्टिकल में एक पार्टिकल कम से कम, यानी कि देखो 1 ppm का मतलब होता है कि 10 लाख पार्टिकल में, जैसे मान लो कि 1 ppm का हमको सॉल्यूशन बनाना है। अब मान लो कि हमें शक्कर का क्या बनाना है? 1 ppm का सॉल्यूशन, यानी कि हमें शरबत बनाना है 1 ppm का। तो हम क्या करेंगे कि 1 ml दवा डाल देंगे किसमें? 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी में हम कितना डाल देंगे? 1 ml दवा अगर हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? वो 1 ppm का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये 10 ppm की आवश्यकता होती है सल्फर की सॉइल में। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम डिपॉजिट्स इज ओनली फाउंड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब जिप्सम इन में से कौन से स्टेट में पाया जाता है? केवल और केवल जिप्सम और कहीं पाया ही नहीं जाता। जिप्सम केवल एक ही स्टेट में पाया जाता है इंडिया में, और वो कहाँ है? वो है राजस्थान में। राजस्थान में क्या पाया जाता है? जिप्सम पाया जाता है। ये जिप्सम जो होता है ये सॉइल सुधारक का काम करता है, सॉइल रिक्लेमेशन का काम करता है। ठीक। Which of the following element is important for the biosynthesis of chlorophyll? क्लोरोफिल के बायोसिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक होता है? तो राइट आंसर है मैग्नीज। अब अगला है, Which of the following is a single non metal micronutrient? देखो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझना। नॉन मेटालिक है और माइक्रोन्यूट्रिएंट है, दोनों चीजें हैं। जैसे अभी नहीं तो अभी पता चले कि CHO बता दो कि कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये भी नॉन मेटल है, और NPK बता दो, ये भी नॉन मेटल है। तो आपको क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है और वो भी नॉन मेटल है। तो वो आपका राइट आंसर क्या है? बोरान। बोरान एक ऐसा है जो अधात्विक है और सूक्ष्म न्यूट्रिएंट भी, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व भी है। अगला क्वेश्चन है, Which of the following micronutrient is important for sugarcane transport? सुगरकेन के ट्रांसपोर्ट में कौन सा न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर है बोरान। अगला क्वेश्चन है, बोरान कंसंट्रेशन इन अर्थ क्रस्ट इज। बोरान का अर्थ क्रस्ट यानी कि पृथ्वी की भूपटल पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर बोरान का सांद्रता कितनी होती है? उसका कंसंट्रेशन बोरान का कितना होता है? तो आपका राइट आंसर कितना है? 10 ppm। बोरान का और सल्फर का दोनों का 10 ppm सांद्रता होती है। Which of the following is a बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कौन सा है? वेनेडियम, सिलिकॉन, सोडियम, कोबाल्ट। इसमें एक चीज गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, ये जो सही है वही सोडियम का NA याद आ रहा था ना, तो मैंने सोचा NA से स्टार्ट क्यों नहीं है, थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन हो गया। अब क्या है ये? वेनेडियम, सिलिकॉन, सोडियम और कोबाल्ट, इनमें से कौन सा बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है? तो आपका ये चारों जो है ये बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है। 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं और ये 4 बेनिफिशियल हैं, और ये 17 4 21 मिला के कितने बनते हैं? 21 होते हैं। और 21 न्यूट्रिएंट को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल न्यूट्रिएंट कहते हैं। समझ गए? इसको याद करने की एक तरीका है, मैंने बहुत अच्छा सा बनाया था,
वी सी को और ना, यानी मतलब सोडियम, वी को ना, यानी कि वी को ना मारो, इसको याद कर सकते हो ऐसे, वी को ना मारो, वी को ना मारो मतलब वी से वेनेडियम, सी से सिलिकॉन और को से कोबाल्ट और Na से सोडियम, ऐसे याद कर सकते हो, Bc को ना मारो से याद कर सकते हो। इसी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट याद करने का तरीका है, फी मन सू जन बी कल मोनी, ऐसे बोलो कई बार, फी जन सू फी मन सू जन बी कल मोनी, फी मन सू जन बी कल मोनी, इसको ऐसे याद कर सकते हो। कई बार इसको बोलोगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट सब याद हो जाएगा। जब माइक्रो न्यूट्रिएंट हम सॉइल साइंस में पढ़ाएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप में, तब हम कायदे से बता देंगे कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट याद करने का तरीका, वहीं बढ़ाएंगे और वहीं 1 सेकंड में समझा देंगे और याद हो जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और फंक्शनल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? फंक्शनल न्यूट्रिएंट अभी मैंने बताया, एसेंशियल प्लस बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? फंक्शनल न्यूट्रिएंट। अब देखो एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जो पौधे के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, इसकी 3 क्राइटेरिया होती है, वो कौन कौन सी होती है हम आगे पढ़ाएंगे। और बेनिफिशियल क्या होता है? जिसको सरकार रिकमेंड करती है कि ये भी आप खेत में डालिए, तो उनको हम क्या कहते हैं? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं। और बेनिफिशियल और एसेंशियल न्यूट्रिएंट दोनों को मिला के बनता है फंक्शनल न्यूट्रिएंट। फिर अगला है फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक। ये फील्ड प्लॉट टेक्निक जो है एक प्रकार का डिजाइनिंग टेक्निक है, एक प्रकार का रिसर्च करने की एक टेक्निक है, जिसको किसने दिया था? जेबी बॉयसिंगाल्ट ने दिया था। ठीक, तो आपका राइट आंसर है ए। अगला है व्हेन आयरन कंटेंट इन प्लांट फॉल बिलो और इक्वल टू डैश ppm डिफिशियंसी इज लाइकली टू अकर, मतलब कि अगर कितने ppm से कम आयरन पौधे में हो जाएगा तो डिफिशियंसी हमें दिखने लगेगी। तो राइट आंसर आपका 50 ppm, यानी कि अगर 50 ppm से कम आयरन पौधे में हो जाएगा तो आयरन की डिफिशियंसी हमें पौधे में दिखने लगेगी। फिर अगला है मैक्सिमम नाइट्रिफिकेशन टेक प्लेस एट, जो मिट्टी में नाइट्रिफिकेशन होता है, जो बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन करते हैं, उसके लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? मिट्टी में कम से कम 20% ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी नाइट्रिफिकेशन सबसे तीव्र गति से होगा। ऐसे समझो कि जो इसमें राइजोबियम जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं नाइट्रिफिकेशन करने के लिए, वो भी एक जीव है, वो भी रिस्पिरेशन श्वसन के लिए ऑक्सीजन उन्हें चाहिए। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर मिट्टी में ज्यादा रहेगी तो वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव होंगे। जैसे हम लोग जब ज्यादा काम करते हैं तो तेजी तेजी से सांस लेने लगते हैं, इसी तरीके से वो भी जब ज्यादा ऑक्सीजन पाएंगे तो वो ज्यादा नाइट्रिफिकेशन का कार्य करेंगे। तो आपका राइट आंसर है बी। अगला है केमिकल फार्मूला ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये सिंगल सुपर फॉस्फेट का क्या फार्मूला होता है? कायदे से ध्यान से देखो और ध्यान देके बताओ। तो इसका जो राइट आंसर है CaH2PO4, CaH2PO4 इसका जो केमिकल फार्मूला है यही है। अगला है, बस इतना ही था, आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। Thanks for the attending my class. If you like the video, do not forget to subscribe my channel Success with Smart Learning with Suga Classes for Agriculture। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने जो भी स्कोर किया हो अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस चैनल को प्रसारित करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।